दोस्तों, कहा जाता है कि एक औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है, लेकिन एक औरत ही घर को नर्क भी बना देती है। और अगर औरत के कदम बहक जाएं, फिर तो भगवान ही मालिक है। आज की कहानी एक ऐसी ही औरत पर है जिसका नाम है सलमा। तो आइए सुनते हैं सलमा की कहानी मेरे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर मेरी जुबानी। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से इंदौर में 3 दिनों के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन था। इस आयोजन में करीब 2500 देसी विदेशी उद्योगपति व्यवसायी आने थे। मीट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना था। इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही थी। हर उस रास्ते को सजाया गया था जहां जहां से मेहमानों का आवागमन होने वाला था। आईजी पुलिस से लेकर सिपाही तक समय समय पर रात दिन इन रास्तों पर गश्त करते रहते थे। 23 सितंबर को दिन के 10 बजे एरोड्रम थाना प्रभारी कन्हैया लाल दांगी इस सिलसिले में क्षेत्र का गश्त पर थे। सुपर कॉरिडोर से गुजरते समय उन्होंने सर्विस रोड पर भीड़ देखी तो फौरन अपनी जीप भीड़ के पास ले गए। वहां एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा था। पास ही एक बाइक भी पड़ी थी। आधा शव घास पर था तो पैरों की ओर वाला आधा हिस्सा वहीं गिरी पड़ी बाइक पर था। ऐसा लग रहा था जैसे दुर्घटना हुई हो। कन्हैया लाल ने थाना एरोड्रम फोन कर कुछ सिपाही बुला लिए। साथ ही फोरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी सूचित कर दिया। घटना स्थल पर आकर लाश देखने के बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि मृतक की मौत दुर्घटना से नहीं हुई है। लाश को घसीटने के भी निशान नहीं थे। अलबत्ता मृतक के शरीर पर चोट के निशान जरूर थे। लाश को इस तरह रखकर यह दर्शाने की कोशिश की गई थी जैसे मृतक दुर्घटना में मरा हो, जबकि हकीकत में उसकी हत्या की गई थी। मृतक के कपड़ों की तलाशी में ऐसी एक भी चीज नहीं मिली जिससे पता चल पाता कि वह कौन था। प्रारंभिक जांच के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि यह ब्लाइंड मर्डर था, पर गनीमत यह थी कि रोशनी की एक किरण के रूप में मृतक की बाइक मौजूद थी। बाइक के नंबर से पता लगाया जा सकता था कि मृतक कौन था। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी कन्हैया लाल दांगी ने मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने बाइक के नंबर के आधार पर आरटीओ ऑफिस से बाइक मालिक का पता लगाया। वह बाइक देवास जिले के बदरका गांव निवासी सादिक पटेल के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने बदरका गांव के सादिक पटेल से संपर्क किया तो उसने बताया कि बाइक उसी की है, पर उसे उज्जैन के गांव मलाना कला का रहने वाला अरमान पटेल ले गया था। इस पर पुलिस ने सादिक को बताया कि अरमान पटेल की लाश इंदौर के थाना एरोड्रम क्षेत्र में मिली है। सादिक से अरमान के पिता इब्राहिम पटेल का मोबाइल नंबर मिल गया। थाना प्रभारी कन्हैया लाल ने इब्राहिम पटेल को यह दुखद सूचना देकर इंदौर आने को कहा। सूचना मिलते ही इब्राहिम पटेल कार से अपने परिवार के साथ इंदौर आ गए। थाना प्रभारी कन्हैया लाल ने उन्हें अस्पताल ले जाकर लाश दिखाई तो पूरा परिवार बिलखने लगा। लाश उनके बेटे अरमान की ही थी। पुलिस ने लिखा पढ़ी करके अरमान की लाश उसके घर वालों को सौंप दी, जिसे वे उज्जैन ले गए। पूछताछ में इब्राहिम पटेल ने यह बात साफ कर दी थी कि अरमान की किसी से रंजिश थी या नहीं, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। कन्हैया लाल दांगी ने उनसे अरमान का मोबाइल नंबर ले लिया। मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए कन्हैया लाल दांगी ने अरमान के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उस डिटेल्स में एक ऐसा नंबर मिला जिस पर रोजाना लंबी लंबी बातें होती थी। उस नंबर के बारे में पता लगाया तो वह धार के पास स्थित गुनावदा गांव की एक महिला सलमा का निकला। अरमान की हत्या से पहले
कि अरमान से लंबी बातें हुई थीं। खास बात यह थी कि इस बातचीत के वक्त सलमा के नंबर की लोकेशन धार में थी। दांगी ने सलमा के नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई। उसकी और अरमान की कॉल डिटेल्स में कुछ ऐसे नंबर भी मिले जिन पर दांगी को संदेह हुआ। जिन नंबरों पर संदेह हुआ, घटना के दिन उनकी भी लोकेशन धार की ही थी। जिन नंबरों पर शक था, कन्हैयालाल दांगी ने उन नंबरों को सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों से उनके धारकों के नाम पते निकलवाए। उनमें 2 नंबर अल्लाह नूर और अमजद के थे, एक रईस का और एक देवीलाल कुमावत का। इनमें अल्लाह नूर और अमजद के पिता का नाम मुराद और पता एक ही था। इसका मतलब वे दोनों सगे भाई थे। क्योंकि ये सब लोग धार के ही रहने वाले थे, इसलिए इमरान की हत्या का शक इन्हीं लोगों पर गया। दांगी ने अल्लाह नूर, अमजद, IF रईस और देवीलाल कुमावत तक पहुंचने के लिए एक पुलिस टीम गठित की, जिसमें सब इंस्पेक्टर पवार, सिपाही जीतू सरदार, कमलेश, रविंद्र और दीनदयाल को शामिल किया गया। इस पुलिस टीम को सबके पते देकर धार रवाना कर दिया गया। पुलिस टीम ने मुराद के घर पर छापा मारा तो उसका 23 वर्षीय बेटा अल्लाह नूर घर पर ही मिल गया, जबकि अमजद फरार था। रईस अल्लाह नूर के मामा का लड़का था, वह भी घर पर ही मिल गया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। देवीलाल गांव कोटा मिडोला, थाना सरदारपुर, जिला धार का रहने वाला था। पुलिस उसके घर गई तो वह भी फरार मिला। इस पर पुलिस टीम रईस और अल्लाह नूर को लेकर इंदौर लौट आई। थाने लाकर जब दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि वे लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन जब पुलिस ने उनके साथ सख्ती बरतते हुए उन्हें बताया कि उनके मोबाइल की कॉल डिटेल से पता चल गया है कि उन दोनों के अलावा उनके साथी अमजद और देवीलाल के नंबर न केवल अरमान की कॉल डिटेल्स में पाए गए हैं, बल्कि घटना के समय उन नंबरों की लोकेशन भी इंदौर में थी, तो वे टूट गए। अल्लाह नूर और रईस से पूछताछ के बाद पता चला कि यह मामला प्रेम प्रसंग का था। इसके पीछे की जो कहानी पता चली वह कुछ इस तरह थी। करीब 5 साल पहले सन 2010 में देवास के पास एक गांव में शादी समारोह था। इस शादी में मुराद के घर वाले भी शामिल हुए और जिला उज्जैन के गांव मलान कला के इब्राहिम पटेल के घर वाले भी। यहीं पर अरमान की मुलाकात धार निवासी मुराद की बेटी सलमा से हुई। अरमान और सलमा दोनों ही न केवल शादीशुदा थे बल्कि माँ बाप भी थे। अरमान के 4 बच्चे थे तो सलमा 2 बच्चों की माँ थी। अरमान लंबे कद का आकर्षक व्यक्तित्व वाला आदमी था। सलमा भी कम खूबसूरत नहीं थी। सलमा और अरमान की शादी के समारोह में 4 दिन रुकना पड़ा। इन 4 दिनों में वे एक दूसरे से खूब घुल मिल गए। शादी समारोह के बाद अरमान अपने गांव मलाना कला चला गया और सलमा जिला धार स्थित अपनी ससुराल गुनावदा। सलमा का मायका धार में था। समारोह के दौरान ही सलमा और अरमान ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे दिए थे। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बात करने का सिलसिला जुड़ गया। जब सलमा का पति अंसार पटेल काम पर चला जाता था और बच्चे स्कूल, तो वह फ्री होकर अरमान से बात करती थी। लंबी लंबी बातें होने से दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से खुलने लगे। सलमा को पति की वजह से एहतियात बरतनी पड़ती थी, इसलिए उसने अरमान से कह रखा था कि अगर उसे खतरा महसूस हुआ तो वह कभी भी मोबाइल स्विच ऑफ कर सकती है। अगर बात करते करते कभी खतरा महसूस होता था तो सलमा फ़ोन को काट देती थी। इसके बाद अरमान दोबारा फ़ोन नहीं मिलाता था। यह बात दोनों के बीच तय थी। एक दिन अरमान ने फ़ोन करके सलमा से कहा कि वह धार आ रहा है।
वह भी मायके जाने की बात कहकर गुनावदा से धार आ जाए। अरमान ने उससे यह भी कहा था कि वह धार के जिस होटल में ठहरेगा फ़ोन करके उसे बता देगा। वह बुर्का पहनकर वहां आ जाए ताकि किसी की नज़र न पड़े। धार पहुंचने के बाद अरमान ने फ़ोन करके सलमा को सूचना दी कि वह कौन से होटल के किस कमरे में ठहरा है। अरमान का गांव मलाना कला धार से करीब 125 किलोमीटर दूर था। वह बाइक से धार पहुंचा था। उसका फ़ोन मिलने पर सलमा बस पकड़कर गुनावदा से 20-22 किलोमीटर दूर धार आ गई। वह पति से मायके जाने की बात कहकर आई थी। धार आकर उसने बुर्का पहना और सीधे होटल पहुंच गई। वहां दोनों ने खुलकर अपने अरमान पूरे किए। इसके बाद सलमा ने फिर बुर्का पहना और अपने मायके चली गई। मायके में थोड़ी देर रुककर वह अपनी ससुराल गुनावदा चली गई। इसके बाद बुर्के की आड़ में यह सिलसिला चल पड़ा। जब भी मन होता अरमान धार जाकर उसी होटल में ठहर जाता और सलमा मायके जाने के बहाने वहां आ जाती। मौज मस्ती के बाद दोनों अपनी अपनी राह चले जाते। सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक बार सलमा का पति अंसार काम से जल्दी घर आ गया। सलमा उस वक्त फ़ोन पर अरमान से बातें कर रही थी। उसकी बातों के कुछ आपत्तिजनक अंश अंसार ने सुन लिए। सलमा ने अंसार को सामने देखा तो जल्दी से फ़ोन काट दिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आ रही थी। अंसार समझ तो बहुत कुछ गया था पर बोला कुछ नहीं। अलबत्ता उसके मन में शक की बुनियाद पड़ गई। अब की बार सलमा जब मायके जाने के बहाने धार गई तो उसके जाने के घंटा भर बाद अंसार भी बाइक लेकर घर से निकल गया। वह सीधा अपनी ससुराल पहुंचा, लेकिन सलमा वहां नहीं थी। अंसार ने किसी से कुछ कहा सुना नहीं। वह 1-1.5 घंटा ससुराल में रुककर अपने घर लौट आया। तब तक सलमा लौट आई थी। अंसार ने उससे पूछा, हो आई मायके? हाँ, वहाँ सब ठीक ठाक है, तुम्हें पूछ रहे थे, सलमा ने कहा। तो अंसार के तन बदन में आग लग गई। इसके बावजूद उसने सलमा से कुछ नहीं कहा और न कुछ पूछा। अलबत्ता वह समझ जरूर गया कि सलमा कुछ गड़बड़ घोटाला कर रही है। करीब 15 दिनों बाद सलमा जब फिर मायके जाने के बहाने धार के लिए रवाना हुई तो पहले से तैयार अंसार के एक दोस्त ने फ़ोन करके उसे बता दिया कि सलमा बस से निकल गई है। इस पर अंसार ने उस दोस्त से कहा कि वह सीधा धार बस स्टैंड पहुँचे, वह वहीं आ रहा है। दोनों दोस्त धार बस स्टैंड पहुँच गए। इसके थोड़ी देर बाद गुनावदा की बस आ गई। अंसार और उसका दोस्त दूर खड़ा देख रहे थे। तभी बुर्का पहने चेहरा ढके एक महिला बस से उतरी। अंसार ने बुर्के की डिजाइन से पहचान लिया कि वह सलमा ही थी। अंसार और उसके दोस्त ने थोड़ा फासला रखकर सलमा का पीछा किया। वे उस समय आश्चर्य में रह गए जब सलमा मायके जाने के बजाय एक होटल में चली गई। वे दोनों भी उसके पीछे पीछे होटल पहुंच गए। अंसार ने अपने दोस्त को अंदर भेज दिया और खुद बाहर ही खड़ा रहा। दोस्त ने लौटकर बताया कि होटल के कमरे के बाहर एक गोरा चिट्टा आदमी खड़ा था। सलमा उसके साथ कमरे में चली गई। इसके बाद दोनों उस कमरे में गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक व्यक्ति की आवाज़ आई, कौन है? इस पर अंसार के दोस्त ने कहा, साहब नाश्ता। अरमान ने दरवाज़ा खोला तो दोनों अंदर घुस गए। अरमान ने उन्हें अंदर आया देखकर कहा कि यह क्या बदतमीजी है। अंसार जो देखना चाहता था देख चुका था। सलमा का बुर्का और ओढ़नी कमरे में पड़ी टेबल पर रखे थे। वह कमरे में डबल बेड पर बैठी थी। अंसार को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। अरमान चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। वह समझ गया था कि आगंतुक कौन है। ना तो अरमान के मुंह से एक शब्द निकला और न ही सलमा के मुंह से। दोनों रंगे हाथ पकड़े गए थे।
अंसार ने सिर्फ इतना ही कहा, आज से हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं, मैं अभी इसी समय तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। अपनी बात कहकर अंसार तेजी से कमरे के बाहर चला गया। उसने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि सलमा को अपने दिल से, अपनी ज़िंदगी से निकालने का फैसला भी कर लिया। उसने घर आते ही सलमा का सारा सामान पैक किया और बच्चों को लेकर उसके मायके छोड़ आया। यह देखकर सलमा के अब्बा और भाई सन्न रह गए। सलमा कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। बाद में मुराद अपने बेटे अल्लाह नूर और अमजद को लेकर अंसार के गांव गुनावदा गए। उन्होंने उससे सलमा को इस तरह छोड़ आने का कारण पूछा तो अंसार गुस्से में बोला, बेहतर होगा यह बात आप अपनी बेटी से ही पूछें। बस इतना समझ लीजिए कि अब मैं उस औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं बेटा, मुराद ने कहा तो अंसार बोला, आपकी बेटी के उज्जैन के अरमान से नाजायज़ संबंध है। मैंने होटल में दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसी बदचलन औरत से मैं अब कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो आदमी क्या कर सकता है। मुराद अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करके बेटों के साथ धार लौट गए। घर लौटकर उन्होंने सलमा को खूब लताड़ा। इसके बाद बाप होने के नाते मुराद ने काफ़ी कोशिश की कि अंसार सलमा को ले जाए, लेकिन वह पत्नी को किसी भी कीमत पर साथ ले जाने को तैयार नहीं हुआ। मजबूरी में मुराद को अपनी बेटी को अपने घर में ही पनाह देनी पड़ी, पर इस हिदायत के साथ कि आइंदा वह कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगी। अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो वे उसे घर से निकाल देंगे। समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया। इसी बीच सलमा और अरमान का संपर्क चूंकि पूरी तरह टूटा रहा, इसलिए बात आई गई हो गई। क्योंकि दोनों के ही परिवार इज्जतदार थे, सो इस नाजायज रिश्ते की बात दबसी गई। कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अरमान ने एक मोबाइल खरीदकर अपने एक परिचित के माध्यम से सलमा के पास भिजवा दिया। सलमा ने उसके भेजे मोबाइल को घर वालों से छिपा कर रखा। वह उस फ़ोन की हिफाजत अपनी जान से भी ज़्यादा करती थी। घर वालों की वजह से सलमा और अरमान के बीच बातचीत तो कम ही हो पाती थी, पर मैसेजबाजी खूब होती थी। अरमान टाइल्स कटिंग और फिटिंग का कुशल कारीगर था। इस काम से उसे अच्छी आय होती थी। इसी बीच सलमा चूंकि घर से बाहर आने जाने लगी थी, इसलिए होटलों में फिर से दोनों का मिलना होने लगा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अरमान और सलमा फिर से मिलने लगे थे। इस बात की किसी को भनक तक नहीं थी, लेकिन यह बात छिप नहीं सकी। हुआ यह कि एक दिन सलमा बाथरूम में नहाने गई तो मोबाइल बेड पर रखा छोड़ गई। इत्तेफाक से तभी अल्लाह नूर घर आ गया। वह किसी काम से सलमा के कमरे में गया तो बेड पर मोबाइल रखा देख चौंका। उसी वक्त मोबाइल पर एक मैसेज आ गया। मैसेज अरमान का था। उसने लिखा था कि वह 12 से 1 के आसपास आएगा। मैसेज देखने के बाद अल्लाह नूर ने मोबाइल उसी जगह रख दिया। यह 22 सितंबर 2014 की बात है। इससे यह बात खुल गई कि सलमा के पास मोबाइल है और वह अभी भी अरमान के संपर्क में है। अल्लाह नूर ने सलमा के पास मोबाइल होने और उसे अरमान का मैसेज आने की बात अमजद को बताई। अमजद ने सुना तो उसके भी तन बदन में आग लग गई। दोनों भाइयों ने मिलकर तय किया कि जिस अरमान की वजह से उनके बहन का घर टूटा है और जो अब भी उसकी बर्बादी की ओर ले जा रहा है, उसे सबक जरूर सिखाएंगे। लेकिन दोनों ने इस मुद्दे पर जब गंभीरता से बात की तो उन्हें लगा कि इस काम के लिए 1-2 साथी और होने चाहिए। इसके लिए अल्लाह नूर और अमजद ने अपने मामा इसाक पटेल के बेटे रईस से बात की। रईस भी उन दोनों का हम उम्र था। अल्लाह नूर और अमजद ने परिवार की इज्जत का वास्ता देकर रईस को सारी बातें बता दी। शुरू में तो रईस डर रहा था,
लेकिन परिवार की इज्जत के नाम पर वह साथ देने को तैयार हो गया, लेकिन इस शर्त पर कि अरमान को जान से नहीं मारा जाएगा। रईस का दोस्त था देवीलाल कुमावत। वह गांव कोटा मिडोला का रहने वाला था। रईस ने उससे बात की तो दोस्ती के नाम पर वह भी साथ देने को तैयार हो गया। इसके बाद चारों ने मिलकर योजना बनाई। तय हुआ कि अल्लाह, नूर और अमजद फोन पर बात कर अरमान से मिलने की बात करेंगे। इसके बाद लेवड़ गांव के पास थोड़ा पहले रास्ते के किनारे खड़े होकर उसके लौटने का इंतजार करेंगे। रईस और देवीलाल छिप कर खड़े हो जाएंगे। जब अरमान आएगा तो दोनों बातचीत के बहाने उसे रोक लेंगे। सब मिलकर उसे समझाएंगे और थोड़ा धमकाएंगे भी। जिस रास्ते पर मिलने की बात हुई थी वह इंदौर से धार की ओर आने का शॉर्टकट रास्ता था। योजना अनुसार 23 सितंबर को अल्लाह, नूर और अमजद लेवड़ गांव के थोड़ा पहले रास्ते के किनारे खड़े होकर अरमान के आने का इंतजार करने लगे। रईस और देवीलाल छिप कर खड़े हो गए। दिन के करीब 1 बजे बाइक से आता दिखाई दिया अरमान। उस वक्त दोपहर का समय था और उस रास्ते पर आवाजाही बिल्कुल नहीं थी। जब अरमान पास आया तो अल्लाह, नूर और अमजद ने बात करने के बहाने उसे रोक लिया। अरमान के रुकते ही अल्लाह नूर बोला, अरमान भाई, हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। यहाँ सड़क पर बात करना ठीक नहीं है। अगर आपको परेशानी ना हो तो आप हमारे साथ चलिए। पास ही हमारा खेत है, वहीं बैठकर आराम से बात करेंगे। अरमान को किसी तरह का कोई शक तो था नहीं, सो उसने अल्लाह नूर को अपनी बाइक पर बैठा लिया। वह उसे रास्ता बताने लगा। अमजद इन दोनों के साथ अपनी अलग बाइक पर चल रहा था। रईस और देवीलाल के पास भी बाइक थी। वे दोनों कुछ फासले से उनके पीछे चल दिए। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद वह एक खेत में रुके, जहाँ एक झोपड़ी बनी हुई थी। जब अल्लाह, नूर, अमजद और अरमान वहाँ पहुँचे तो पीछे से रईस और देवीलाल भी आ गए। इसके बाद चारों ने मिलकर अरमान को दबोच लिया। वहाँ दूर दूर तक इन पांचों के अलावा कोई नहीं था। इन लोगों ने अरमान को एक पेड़ से बांधकर उसका मुंह कपड़ों से ठूस दिया और फिर सबने लात, घूंसों और बेल्ट से उसकी जमकर पिटाई की। पिटते पिटते अरमान बेहोश हो गया। अल्लाह, नूर, अमजद, रईस और देवीलाल जब उसे पीटते पीटते थक गए तो वहीं बैठकर अपनी थकान उतारने लगे। थोड़ी देर बाद अल्लाह नूर ने अरमान को झंझोड़ कर जगाना चाहा, लेकिन वह मर चुका था। यह देखकर चारों घबरा गए। जल्दीबाजी में कुछ नहीं सूझा तो वे उसे खोलकर घसीटते हुए झोपड़े में ले गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें, क्योंकि वह खेत उनके एक रिश्तेदार का था। लाश को वहां छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए सबने मिलकर तय किया कि रात हो जाने पर लाश को कहीं दूर फेंक आएंगे। रात 8 बजे के बाद इन लोगों ने अरमान की लाश को जैसे तैसे बाइक पर बीच में बिठाया और अपने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिए। उन्होंने अरमान की लाश के मुंह पर भी रुमाल बांध दिया। एक बाइक देवीलाल ने तो दूसरी रईस ने संभाली। अल्लाह, नूर और अमजद ने अरमान को बाइक पर बीच में उसकी लाश रख ली। इसके बाद ये लोग वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में बने 8 लेन मार्ग सुपर कॉरिडोर तक आए। तब तक रात गहरा गई थी। इन लोगों ने अरमान की लाश को एक जगह सुपर कॉरिडोर की सर्विस रोड पर घास पर लिटा दिया। उसकी बाइक भी इन्होंने वहीं डालकर उसका एक पैर बाइक पर इस तरह रख दिया जैसे हादसा हुआ हो और उसी की वजह से उसकी मौत हो गई हो। 23 सितंबर को थाना प्रभारी श्री दांगी ने गश्त के वक्त अरमान की लाश देखी थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि अरमान की मौत बहुत ज़्यादा मारपीट के कारण हुई थी। अल्लाह, नूर और रईस पकड़े जा चुके थे। अगले 24 घंटे में देवीलाल भी पकड़ा गया। अल्लाह नूर ने रोते हुए अपने बयान में बताया कि उन लोगों ने अरमान को कई बार समझाया था
कि वह सलमा से मिलना छोड़ दे। उन्होंने अरमान की पत्नी को भी उसकी करतूत बता दी थी, पर वह बाज नहीं आ रहा था। उन लोगों का इरादा उसे जान से मारने का बिल्कुल भी नहीं था। देवीलाल ने भी यही बयान दिया। विस्तृत पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी अभियुक्तों को अदालत में पेश करके उन्हें जेल भेज दिया। इस तरह सलमा और अरमान के नाजायज रिश्ते की वजह से दो हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो गए। अमजद अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसे खोज रही है। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।